कि लोग प्लान बाद में सुनेंगे, पहले ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगले 30 से 40 मिनट ये समय बहुत ही कीमती होने वाला है। अपने दिलो दिमाग का हर सेकंड मेरे हवाले कर दे, और हो सके तो नोट्स और कलम भी, पेन भी अपने साथ रखें। मेरे दोस्तों, जो पुराने हैं वो जानते हैं, और जो नए हैं वो जान लें, मैं कर्नाटक से हूँ और मैं आप जितनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। जाहिर सी बात है, बहुत सारी गलतियां होंगी। आप मेरी गलतियों की तरफ ना देखें, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, और जो भी करता हूँ वो मेरा अपना तजुर्बा होता है। मैं लोगों के बीच क्या क्या फेस करता हूँ, उसी का नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन अशआर हैं जो कि हमारे इस आज के सेशन को दर्शाते हैं, आपके सामने सुना करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और तारीख गवाह है, पैसा कमाने का सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई है तो वो सेल सेक्टर है। और सेल की दुनिया में सबसे आसान और पावरफुल प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन, सबसे सुरक्षित और सबसे आसान अगर कोई रास्ता है, अगर आसान कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो है हमारा और आपका चहीता यूज मी सोशल सेविंग इंडिया का पहला स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अगर आपको सेल करना आ गया तो बस आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता मेरे दोस्त। असल सेल का मतलब सामने वाले की फीलिंग, ड्रीम्स और फोकस को अपने विचार से पूरी तरह संतुष्ट करना, ये असल सेल कहलाता है। मेरे दोस्तों, आज मार्केट में हजारों अलग अलग चेहरे लिए फ्रॉड लोग, स्कैमर्स घूम रहे हैं, जिसकी लालच में आकर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति उनका शिकार हो रहा है। आप इन्हें जितना भी अच्छा प्लान सिखाओ, समझाओ, वो आपको भी स्कैमर और फ्रॉड समझने लगेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। जब तक आप उसका हाथ पकड़कर उस छाछ के बर्तन में डुबोकर यह साबित ना कर दो कि ये आपको जलाने वाला नहीं बल्कि ठंडा करने वाला है और ठंडक देने वाला है, तब तक वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। इसको साबित कैसे करोगे, वो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे RCO फार्मूला, RCO सक्सेस फार्मूला, है ना। ये RCO क्या है? अगर आपने इसको समझ लिया और सीख लिया तो बस आप इस सिस्टम के जादूगर बन जाओगे। मेरे दोस्तों, अब मैं उस चीज को बताने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। कोई भी चीज किसी के सामने बताई जाती है तो सबसे पहले
उसको उस पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास होना चाहिए, और जो भी बात कहे आंखों में आंखें डालकर पूरे दिल से बात निकलनी चाहिए। क्योंकि कागज के फूल कितने ही खूबसूरत हो मेरे दोस्त, कभी उनसे खुशबू नहीं आती है। सबसे पहले आप सिस्टम को लेकर, प्लान को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर और हमारे सर्विसेज को लेकर के 100% भरोसेमंद हो, आपका विश्वास बना रहे, आप 100% कॉन्फिडेंट हो, 1% भी आपको शक नहीं होना चाहिए। तब जाकर मेरे दोस्त आपकी बातों में दम होगा। अगर थोड़ा सा भी शक आपके दिल में आ जाए या अंदर घुस जाए तो आप कभी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाओगे। इसमें अभी मेरे जहन में एक कहानी याद आ रही है। इस कहानी को बड़े गौर से सुने, इसमें आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और बहुत सारे जवाब भी इस कहानी में छुपे हुए हैं। दोस्तों, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मगर दोनों बेरोजगार थे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन बेचारे दोनों बेरोजगार और बहुत गरीब थे। एक दिन रमेश के दिमाग में एक बहुत जबरदस्त प्लान आया। उसने उस प्लान को एक कागज में उतार लिया। शाम को उसका दोस्त राजेश से मिलने के लिए मामूल के मुताबिक एक चाय के ठेले के पास आ गया, जहां ये रोज मिला करते थे। जब रमेश को किसी गहरी सोच में देखा तो पूछा, क्या बात है रमेश, क्या सोच रहे हो? रमेश ने कहा कि मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है, जिसको मैंने एक कागज में उतार लिया है, और मैंने इस बारे में किसी को अभी तक बताया नहीं हूं। तो राजेश ने कहा, बता क्या प्लान है? रमेश पहले इधर उधर देखा और फिर हल्के से अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस पर पूरा प्लान लिखा हुआ था कि हम किस तरह एक दूध वाली भैंस खरीदेंगे, क्योंकि हर घर दूध की जरूरत होती है। जब उसका दूध बेचते बेचते हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो फिर और एक भैंस खरीद लेंगे। फिर 2 से 4, 4 से 8 भैंसें हो जाएगी। उसके मुनाफे से हम भैंसों का तबेला खरीद लेंगे, फिर डबल पैसे कमाएंगे। इन सारे मुनाफे से हम दूध की एक बेहतरीन डेयरी खोल लेंगे। फिर धीरे धीरे हर शहर में हमारी डायरियां होंगी। फिर बहुत सारे मुनाफे से हम दूध की एक फैक्ट्री खोल लेंगे, और देखते देखते सारे देश में जगह जगह हमारी डेयरियां, फैक्ट्रियां होंगी। हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हमारे पूरे सपने पूरे हो जाएंगे। रमेश ने अपनी सारी दास्तान इस प्लान के जरिए से राजेश को सुना दी और पूछा, राजेश प्लान कैसा लगा? इस कहानी को कहानी ना समझे मेरे दोस्त, अपने अंदर ढाल करके महसूस करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको राजेश के रूप में या रमेश के रूप में आप अपनी पहचान को दर्शाते होंगे। इस कहानी को जो है अपने अंदर ढाल करके आप सुने। राजेश ने कहा, बहुत जबरदस्त प्लान है। तुम बोलते जा रहे थे और मैं सच होता देख रहा था। वाकई जबरदस्त प्लान। तो ये काम कर, जल्दी से मुझे एक प्लान की एक कॉपी दे दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा है और उसको करने के लिए मैं बेकरार हूँ। तो रमेश ने राजेश को इस प्लान की एक कॉपी दे दी। राजेश बिना चाय पिए भागता हुआ अपने घर की तरफ चला गया, और रमेश कुछ देर उसी जगह बैठकर किसी तरह इसकी शुरुआत करें और कैसे करें, इसी को सोचता रहा। काफी रात हो गई थी। उसके घर वाले भी उसका इंतजार कर रहे थे। फिर घर पहुंचकर सबने मिल करके पहले खाना खाया, फिर अपनी
मैडम को पूरी तफसील सुनाई और पूरी तरह से उस प्लान को उनके सामने रखा। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे पता है तुम्हारे पास भैंस खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये कहकर खुशी खुशी अपने सोने के कंगन देते हुए बोली, इसको बेच करके भैंस खरीद लाओ। अब दोनों खुशी खुशी सो गए। अब रमेश की सारी परेशानी खत्म हो गई थी। भैंस खरीदने का सारा इंतजाम भी हो गया था। अब आधी रात अचानक रमेश की बीवी रमेश को जोर जोर से उठाने लगी। रमेश घबरा करके उठा और बोला, क्या है, क्या हुआ, इस तरह क्यों उठा रही हो? बीवी की आंखों में आंसू भी देख रहा था। रमेश ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैंने तुम्हारा सारा प्लान देखा, सब कुछ सुना। हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत खुश थे, मगर कभी तुमने सोचा? रमेश ने कहा, क्या हुआ? बीवी बोली कि सब कुछ ठीक है, मगर वो भैंस जिसको तुम ला रहे हो, वो अगर मर गई तो क्या करोगे? ये सुनते ही रमेश के पसीने छूट गए। बोला कि हाँ भाई, बिल्कुल सही है। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर भैंस मर गई तो हम और हमारे पैसे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रमेश फौरन अपने तकिए के नीचे से वो प्लान वाली चिट्ठी निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और अपने मामूल के मुताबिक वही अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर कोई ना कोई मजदूरी की तलाश में चला गया। दिन हफ्ते, हफ्ते महीने और महीने सालों में बीत गए और 5 साल बाद एक दिन सुबह सुबह उसी चाय के ठेले पर रमेश बैठा हुआ था कि एक ब्लैक कलर की लंबी चमचमाती हुई मर्सिडीज आकर के रुकी। उसमें से 4 बॉडीगार्ड के साथ जबरदस्त सूट बूट में एक आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। रमेश को खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। एक बहुत मालदार आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है या मुझे नौकरी देने के लिए आ रहा है, ये सोचकर परेशान हो रहा था। जैसे जैसे उसके कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। जब वो मालदार आदमी रमेश के बिल्कुल करीब आया और एक जानी पहचानी मुस्कुराहट से जोर से रमेश को गले लगाया और गोल गोल घुमाने लगा और माथा चूमने लगा, तो रमेश बहुत हैरान हो गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश ने अपनी दबी दबी आवाज में पूछा, कौन हो भाई? उस आदमी ने बोला कि अरे यार, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? रमेश ने कहा, खुदारा मुझे बता तो सही, तुम कौन हो जो मुझ जैसे फटीचर को गले लगाए हुए गोल गोल घुमा रहे हो? उस आदमी ने अपनी आंखों से कीमती ब्रांड का चश्मा उतारते हुए बोला कि अरे यार, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त राजेश हूँ। राजेश, हाँ राजेश, वही तुम्हारा बचपन का दोस्त राजेश। जब 5 सालों बाद अपने दोस्त को रमेश देखा तो मारे खुशी के फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर दोनों रोते रहे। फिर रमेश उस चाय के ठेले वाले से कहा, मेरा दोस्त 5 साल बाद आया है, आर आर मिल्क की स्पेशल चाय बनाओ। फिर रमेश ने कहा, यार तुम इतने साल कहाँ चले गए थे? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। और वैसे तुम इतने अमीर कैसे बने? क्या कोई बड़ी लॉटरी लग गई है क्या? राजेश ने कहा कि हाँ भाई, लॉटरी ही तो लगी है, और वो लॉटरी तुम ही ने तो दी थी। रमेश ने कहा कि ठीक से बता यार, क्यों पहेलियां बुझा रहा है? राजेश ने कहा, अच्छा छोड़, आजकल तो तू क्या कर रहा है, क्या हालत बना रखी है, फटे पुराने कपड़ों में कितना मतलब ऐसे बैठा हुआ है। रमेश ने कहा, क्या बताऊं दोस्त, मैं और तुम जो मजदूरी करते थे वही काम की तलाश में बैठा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ। आजकल पहले जैसा काम भी तो नहीं मिलता है। तो दोस्त की तकलीफ देख करके राजेश रोने लगा और बोला, अरे वो फार्मूले का क्या हुआ जो तुमने बनाया था और मुझे भी दिया था? यहाँ से बड़े गौर से सुनना मेरे दोस्त, ये कोई कहानी नहीं है, ये आज हर आदमी की सच्चाई है। तो
बोला अरे वो तो मैंने उसी रात फाड़ करके फेंक दिया। बोला कि क्यों? रमेश बोला मैं दूसरे दिन भैंस खरीदने की पूरी तैयारी करके सो गया था। रात मेरी बीवी ने बड़ी अकल की बात कही कि अगर भैंस मर गई तो क्या करोगी। मुझे ये बात सही लगी और मैंने प्लान फाड़ करके फेंक दिया। बस इतना सुनना था कि राजेश ने एक जोरदार चमाट लगा दिया और अफसोस की नजरों से रमेश की तरफ देखने लगा। रमेश अपने गाल पर हाथ रख करके अपना गाल सुजाए हुए कहा कि इतना जोर से मुझे तुमने क्यों मारा? राजेश ने कहा कि तू इस प्लान को फाड़ करके बहुत अक्लमंद समझ रहा है। असल में तू दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। जानता है आज मैं कौन हूँ? 8 केजी। जिस आरआर मिल्क की तू 8.5। स्पेशल चाय बनाने के लिए बोल रहा है, उसी आरआर मिल्क इंडस्ट्री का मालिक मैं। सारे देश के हर छोटे बड़े शहरों में, गांवों में और मेरे दूध के बड़े बड़े ब्रांचेस हैं। आज मैं हजारों करोड़ का मालिक हूँ। Recording जानते stopped. हो जानते हो मैं इतना बड़ा अमीर कैसे बना? सिर्फ और सिर्फ तेरे प्लान की वजह से। सिर्फ और सिर्फ तेरे प्लान की वजह से। मैं भी तेरे प्लान की कॉपी लेकर अपने घर गया था और बड़ी खुशी से अपने मैडम से बात की। तो मेरी घरवाली बिल्कुल वही बात कही थी जो तेरी घरवाली कही थी कि अगर भैंस मर जाए तो क्या करोगी। तो मैं भी थोड़ा सोचा और फिर बोला अगर भैंस मर जाए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपयों का नुकसान होगा, जो मैं मेहनत करके इसकी भरपाई कर लूंगा। अब ये सोच कि अगर भैंस जिंदा रह जाए तो क्या होगा। फिर क्या था, जैसा तूने प्लान बनाया था वैसा ही मैंने किया। आज देख मैं कहाँ हूं और तू जहां है वहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लान एक था, मगर इस प्लान को अपनाने का नजरिया अलग अलग था। एक ने फौरन उस पर एक्शन लिया, वो करोड़ों का मालिक बन गया। दूसरे ने प्लान को गलत नजरिए से देखा, वो जहां था वहीं रह गया। वक्त और मौका सबको मिलता है। जिसने वक्त की चाबी से मौके का ताला खोलता है वही कामयाब निकलता है। क्योंकि वक्त दोस्तों किसी का रिश्तेदार नहीं होता। वक्त को पकड़ना है तो वक्त के साथ आपको चलना होगा। अगर आपने वक्त का साथ अपने कदम को नहीं बढ़ाया तो वक्त के पास भी उतना वक्त नहीं कि जो आपके लिए वक्त दे सके। इस कहानी की जो दूध की भैंस है मेरे दोस्त, वो कोई और नहीं, हमारा यूजमी है। अब आपको फैसला करना है कि आपको कहानी का रमेश बनना है या कहानी का हीरो राजेश बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव से नेगेटिव इंसान को भी कैसे पॉजिटिव बनाया जाता है। आज वो फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसकी आप सबको बहुत फील्ड में जरूरत होने वाली है। अगर आपने आज इस फार्मूले को अपना लिया तो कोई भी नेगेटिव इंसान आपके सामने आ जाए, वो प्लान दिखाने से पहले ही वो आपके साथ जुड़ने का इरादा बना चुका होगा। वो फार्मूला क्या है? जो कि पहले ही पेज में आपने देखा, आरसीओ फार्मूला। दोस्तों, क्या ये आरसीओ क्या है? आर, आज आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान देते हैं तो आखिर में सबके मन में डाउट होता है, क्या नहीं? आज मुझे यूजमी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? तरह तरह के सवालात मन में आते हैं। कहीं मेरा पैसा डूब गया तो, कहीं कंपनी भाग गई तो, कहीं धोखा हो गया तो। आपसे भी पहले ऐसे प्लान आए थे, आपसे भी पहले ऐसे कंपनियां बहुत सारी आई और गई। होते हैं कि नहीं होते हैं? आपसे भी हर आदमी इस तरह के सवालात करता होगा। इन सारे सवालात का एक ही जवाब है, आरसीओ। पहले आर का मतलब समझते हैं। आर बराबर रिस्क, यानी आर का मतलब रिस्क होता है। आर का मतलब रिस्क होता है। क्या रिस्क है यूजमी ज्वाइन करने में? सबसे पहले इसको समझते हैं कि रिस्क
कहते किसको हैं, रिस्क होता क्या है। किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है ना। किसी भी काम के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है, और इन्वेस्टमेंट इज ए रिस्क। इन्वेस्टमेंट ही रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट बराबर रिस्क। अब रिस्क दो तरह के होते हैं या दो तरीके से होते हैं। एक ऐसा रिस्क जिसका सहन मुमकिन हो, जो आदमी सहन सकता है, लॉस हो गया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ऐसा रिस्क कि जिसका सहन मुमकिन ना हो, आदमी सहन नहीं कर सकता है, वो आत्महत्या कर लेगा, है ना। बहुत सारे होते हैं। जैसे मान के चलो मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है। बड़े गौर से सुनना मेरे दोस्त, मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है। अब ये 100 रुपए मेरे लिए रिस्क है ना। और ये रिस्क जो 100 रुपए का है, क्या मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं, ये मुझे फैसला करना है। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जो है, जॉब करता था, वो सोचता है कि मैं एक बड़ी कंपनी खोलूं और एक बड़ा बिजनेस करूं। बिजनेस के इरादे से वो सबसे पहले क्या, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, करोड़ों लाखों करोड़ों लगते हैं। तो उसने क्या किया कि बैंक से करोड़ों रुपए लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। और दूसरा, बिजनेस जब बड़ी कंपनी खोल रहा है तो जॉब करते हुए तो नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि जॉब जॉब को जो है क्विट कर दिया, जॉब को छोड़ दिया। सोचिए जरा, बिजनेस खड़ा करने के लिए करोड़ों का लोन लिया और दूसरा आपने जॉब को भी छोड़ दिया। दैट इज द रिस्क, यही रिस्क है। और ये जो है बहुत महंगा रिस्क साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो लोन ले लिया है, एक आदमी ने एक अपना बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से लोन ले लिया, उसके साथ ही अपने जॉब भी, जिसका वो जॉब करता था, जिससे कुछ ना कुछ सैलरी आती थी, उसको भी छोड़ दिया। क्योंकि खुद का बिजनेस और कंपनी चलाते हुए वो जॉब नहीं कर सकता, इसलिए जॉब जॉब छोड़ दी और अब लाखों का कर्जदार है। ऐसा बिजनेस उसके लिए क्या बन सकता है, रिस्क बन सकता है। अब यहाँ यूजमी ज्वाइन करने में क्या रिस्क है मेरे भाई। अब यहाँ यूजमी को ज्वाइन करने में क्या रिस्क है, इसको समझिए बड़े गौर से। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। 799 इन्वेस्टमेंट, ऐसा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, समझ सपोज मान के चलें कि 799 का इन्वेस्टमेंट है। क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, जरा बताइए। 799 के लिए जो है आपको बैंक से लोन पर लेना पड़ता है क्या, नहीं। क्योंकि 799 आज हर आदमी के पास होते हैं। और दूसरा, क्या यहाँ यूजमी करने के लिए अपने जॉब को छोड़ना पड़ता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब ये 799 का रिस्क आपके लिए बेरेबल है, आप बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, ये आप खुद से पूछना। क्या मैं 799 का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या मैं 1000 रुपए 2000 का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ? ये आज की डेट में मेरे दोस्त कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज लोग 2000 रुपयों का पिज्जा खा जाते हैं। ये आप खुद से पूछ लें दोस्तों। ये हुई पहली चीज। अब दूसरी चीज आपको समझाना है, जो इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी होती है, और वो है रिटर्न, है ना। इन्वेस्टमेंट बराबर रिटर्न। दोस्तों, दुनिया में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है उसका किसी ना किसी शक्ल में रिटर्न होता है, बराबर कि नहीं। और उसी रिटर्न के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ एक बात बड़े गौर से समझें, रिटर्न जितना बड़ा होता है इतना बड़ा इन्वेस्ट भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। मान के चलो आपका इन्वेस्ट 100 रुपए है, आपका 100 रुपए का इन्वेस्ट है और उसका रिटर्न भी 100 रुपए का हो सकता Recording है। in progress. लेकिन आपका इन्वेस्ट 1000 रुपए और आपका रिटर्न 100 रुपए कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ गौर से समझे, रिटर्न दो तरह के होते हैं। रिटर्न दो तरह के होते हैं।
एक रिटर्न फौरन मिलता है, फौरन जैसे ही आप इन्वेस्ट किया फटाफट आपको रिटर्न मिल गया। दूसरा रिटर्न टाइम टेकिंग, एक लंबा समय लेता है, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लंबा समय लेता है। लंबे समय के बाद में उसको रिटर्न, बहुत सारी मिसालें हैं, अब उतना वक्त नहीं है, आप समझ सकते हैं। हम जब यूजमी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंस्टेंट फौरन रिटर्न मिल जाता है क्या नहीं, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में फौरन मिल गया आपको। अब बड़े गौर से समझें, जब इन्वेस्ट बराबर रिटर्न हो, जब इन्वेस्ट, मेरी बात को और एक बार समझिए कि यूजमी जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया 799, रिटर्न फौरन मिल गया, या तो प्रोडक्ट मिल गए या तो पूरी सर्विस मिल गई, फौरन रिटर्न मिल गया। अब जब, गौर से सुनना मेरी बात, अब बड़े गौर से समझे, जब इन्वेस्ट बराबर रिटर्न हो, इन्वेस्ट उतना ही रिटर्न हो, तो रिस्क क्या हो जाता है, रिस्क जीरो हो जाता है। मतलब साबित ये हुआ कि यूजमी में रिस्क कुछ भी नहीं है, जीरो है। रिस्क मतलब खोने का डर, यहाँ आपको खोने का कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि आप क्या लगाए, क्योंकि आपने कुछ लगाया ही नहीं है। जब लगाएंगे तब ना खोएंगे, आपने यहाँ कुछ लगाया ही नहीं तो खोएंगे क्या। अब आपको आरसीओ का पहला अक्षर का जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा अक्षर सी। सी का मतलब क्या है, चैलेंज। आपने देखा कि यहाँ पर रिस्क जीरो है, कुछ भी नहीं है, एक पैसे का भी यहाँ पर रिस्क नहीं है। अब चैलेंज क्या है, सिर्फ एक चैलेंज है सर, वो क्या है, वो है, क्या दिख रहा है, नो। मेरे दोस्त एक ही चैलेंज है, नो। आपको नो मतलब नहीं सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये नो आता कहां से है, कहां से आता है, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, उन लोगों से जिन पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा है, यही से ये नो आता है। बस यही एक चैलेंज है मेरे दोस्त, रिस्क तो जीरो है, आपको मैंने साबित कर दिया। सिर्फ चैलेंज एक है, नो सुनने की आदत डालना पड़ेगा। यहां से गौर करें, यहां से मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है दोस्तों। आप जितना नो सुनोगे, आप उतने बड़े लीडर बनोगे। अब अब आप सोच रहे होंगे कि ये रहम पगला नहीं गया है, कि अभी तक तो हम लोग जो है आगे बढ़ने, लोगों को ज्वाइन करने को आगे बढ़ना कहते थे, ये नो सुनने को जो है सक्सेस साबित कर रहा है। मैं साबित करूंगा दोस्त, आप जितना नो सुनोगे आप इतने बड़े लीडर बनोगे। एक आपके लिए अग्नि परीक्षा होगी। अभी आप इस मंच में, हमारे बहुत सारे लीडर हैं, सुमिता मैम हैं, हमारे मुजफ्फर सर हैं, संतोष पटेल जी हैं, अजय जी हैं, फतेह आलम जी हैं, नगमा मैम हैं, और मार्केटिंग हेड सचिन सूर्यवंशी जी हैं। चाहे कोई भी हो, जिन्होंने जितना ज्यादा नो सुना है, उनका उतना ही बड़ा रैंक हुआ है। चाहे तो फोन करके पूछ लेना। आज हमारी सबसे बड़ी रैंक में कौन है, मिस्टर सचिन सूर्यवंशी जी हैं। इसका मतलब यूजमी में सबसे ज्यादा अगर कोई नो सुने होंगे, तो वो हमारे सर सचिन सूर्यवंशी सुने होंगे। आप चाहे तो उनको फोन करके पूछ लेना। जिस तरह एक पत्थर को तराश तराश कर मूर्त बनाया जाता है, जमीन को चीर कर फसल उगाई जाती है, लोहे को मार मार कर औजार बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से मेरे दोस्त, यूजमी में नो सुन सुनकर आप लीडर बनते हैं। जिस तरह बगैर चैनी हथौड़े से, हथौड़े की मार से मूर्त नहीं बनती, बगैर खेत को जोते फसल नहीं उगती, बगैर लोहे को पिघलाए आकार नहीं बन सकता, तो क्या आप बगैर नो सुने लीडर बन जाओगे, कभी नहीं बन पाओगे सर। बस इसमें यही एक चैलेंज है कि आपको नो से प्यार करना होगा।
और दोस्त, मेरा पूरा विश्वास और चैलेंज है कि अगर आपने यूजमी के पूरे प्लान को हर तरह से समझाया, सामने वाले की सारी शिकायतें दूर की, और इतना करने के बाद हर दिन आपने 10 लोगों से नो सुना, आप खुश हो जाएं, 1 साल में आप यूजमी के यूनिकॉर्न बनने वाले। ये मेरा आपसे चैलेंज है, आप करके तो देखें। हर दिन आपको 10 लोगों से नो सुनना, बस आपको हर दिन इतनी ज्वाइनिंग लगानी है, लगाते जाना जब तक 10 लोग नो ना कह दे। नो कह दिए, स्टॉप, आज की ड्यूटी खत्म, कल फिर से, फिर लगाते जाओ जब तक 10 नो ना आ जाए, तब तक लगाते जाओ। 9 भी अगर नो आ जाए तो एक की और तलाश करते जाओ, जब तक 10 नो ना सुने, नहीं ना सुने, आप ज्वाइनिंग करते जाओ। जब 10 जैसी जो है नो सुनने लगे, तो आप वहां से अपनी प्लान की कॉपी बंद कर दो, घर आकर के सो जाओ, फिर दूसरे दिन वही ड्यूटी है। अगर यही इसी तरह से करते रहोगे तो 1 साल के अंदर आप टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे। ये मेरा चैलेंज है। अब दोस्तों, हमारा लास्ट अक्षर क्या है? ओ है अपॉर्चुनिटी, मौका। यूजमी में मौका अनलिमिटेड है मेरे दोस्त। यहाँ पर चैलेंज ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नो सुनना है, लेकिन आपको मौका अनलिमिटेड मिल रहा है। और फिर से एक बार इसका खुलासा करता हूं, यूजमी में क्या रिस्क है? बिल्कुल भी नहीं। क्या चैलेंज बड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ नो सुनना है। तीसरा, क्या मौका बड़ा? यस, बहुत बड़ा मौका है, जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है मेरे दोस्त। याद रखना, आज ये मेरी बात नोट कर लेना, 5 साल बाद समझ में आएगी। सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। और आप सबका जो यहाँ जूम में अभी तक बैठे हुए हैं, सबको एडवांस में मैं मुबारकबादी देता हूं। आप वाकई किस्मत वाले, जो कि आपको यूजमी में मौका मिला है। आप बहुत जल्द इतनी सक्सेस की ऊंचाई पर होंगे कि दूसरे वो लोग जिनको मौका मिलने पर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, आपके लिए तालियां बजाएंगे। यूजमी क्यों चाहिए, ये मेरा टॉपिक था। वाई यूजमी। अभी मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। वैसे तो आपको सिर्फ अभी समझाया कि यहाँ पर किस तरह से आप उसके जहन को क्लीन करना है, फिर यूज मी समझ में आएगा। वाई यूज मी, यूज मी क्यों हमें जरूरी है, इसके मैंने 15 रीजन बनाए हैं। अगर और सोचूं तो और भी बहुत सारे रीजन होंगे। पहला रीजन क्या है? यूज मी इंडिया का सोशल स्टार्टअप है, जो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये हमारे देश की कंपनी है। आज जितने भी हमने वक्त गंवाए वो विदेशी कंपनियां थी, ये आज पहली बार हमें इंडियन सोशल स्टार्टअप मिला है, जो हमारे लिए फख्र की बात है। दूसरा रीजन, हम 100% वेरीफाइड कम्युनिटी बनाने का मौका हमें मिला है। जो आज तक एक सपना बन करके रह गया था, हर आदमी फ्रॉड करता था, आज एक हमें वेरीफाइड कम्युनिटी का हिस्सा है। सोशल प्लेटफॉर्म में आज तक कोई वेरीफाइड कम्युनिटी नहीं बनी है जो यूज मी बना रहा है। तीसरा, हम खुद को भी और सारी कम्युनिटी को स्कैम से, फ्रॉड से और हर तरह की चीटिंग से बचा सकते हैं। ये पावर है। नंबर 4, हर तरह की गंदगी से हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मैं सिर्फ इस एक एक जो सेंटेंस है उस पर एक एक घंटा मुझे चाहिए बोलने अगर चाहूं तो मैं, वक्त बहुत हो रहा है, अभी बहुत सारी बातें बताना है, इसलिए मैं सिर्फ सेंटेंस पढ़ता हूं, आप समझ जाओ कि इसलिए जरूरी है यूज मी। पांचवी चीज, सोशल मीडिया से रोजगार का मौका है। सोशल मीडिया से आज तक कोई नहीं जाना था कि लाइक और कमेंट के भी पैसे मिलते हैं। यहाँ पर रोजगार का मौका है। 6, मोबाइल रिचार्ज हो, बिल पेमेंट हो, हर कोई यहाँ पर कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म हमें एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। और साथ ही 10% तक की बचत हमें कॉइन के रूप में मिल रही है। कॉइन भी एक तरह से करेंसी है, 1 रुपया 1 कॉइन के बराबर, यानी 10%
कि हमें अगर 100 रुपए का रिचार्ज करते हैं 10 रुपए हमारे बच रहे हैं, है ना। सातवां, मार्केट से सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, और साथ ही 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर तीन चीजें मैंने कहा, एक तो मार्केट से सस्ते हैं, दूसरे मार्केट से अच्छे हैं, और तीसरा सस्ते होने के बावजूद भी 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये चीज होती है। आठवीं क्या है कि हर बेरोजगार को रोजगार का मौका देता है यूज भी, यानी आप प्रोडक्ट अपने लिए खरीद रहे हैं और जो है पैसे भी कमा रहे हैं, है ना। नौवां, कैशियर के रूप में बैंकिंग की फैसिलिटी हमें मिलने वाली है। 10वां क्या है कि हर पिन से पूरे भारत को जोड़ा जाना, एक दूसरे को रोजगार देना, ये उद्देश्य यूजमी का है। 11वां, हर दुकान के व्यापार को बढ़ाना, क्योंकि हर दुकान वाला जो है परेशान है, क्योंकि पहले जमाने में 100% ऑफलाइन व्यापार होता था, आज जो है सिर्फ 10 से 20% व्यापार हो रहा है। परेशान है, भाड़ा निकल निकल नहीं रहा है, किराया नहीं दे रहा है। हर दुकान के लिए एक व्यापार का मौका है, मतलब दुकानदार अपने प्रोडक्ट सारे हिंदुस्तान में बेच सकते हैं। 12वां क्या है कि ग्रामोलॉजी से किसानों को मजबूत करना। आज किसान की आवाज गवर्नमेंट तक नहीं सुन रही है। कितना बड़ा हम लोग जो है एक स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं, कितने किसानों की दुआएं हमें लगने वाली है। ग्रामोलॉजी से किसानों को मजबूत करना और उनका सही मेहनताना उनका हक जो है उनको देना यूजमी चाहता है। 14, किसानों को हर तरह से सुविधा मिलने वाली है, यहाँ से हर तरह से सुविधा मिलने वाली है। और जो है 15वां, बेरोजगार मुक्त भारत बनाना यूजमी का लक्ष्य है। मेरे दोस्त, ये है यूजमी का लक्ष्य। अब आइए कुछ बातें और सुनते हैं, समझते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, जो किसी भी फील्ड के लिए यूजफुल और जो है क्या कहते हैं, कंफर्ट रहेगा। चाहे वो दुकानदार हो, उसके लिए भी यूज में है, स्टूडेंट हो उसके लिए भी है, सोशल मीडिया चलाने वाला हो, शॉपिंग करने वाला हो, फोटोग्राफी करने वाला हो, रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए, कोई भी चीज खरीदने वाला हो, कुछ भी बेचने वाला हो, किसानों के लिए हो, मर्चेंट के लिए हो, फ्रेंचाइजी के लिए हो, और पूरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की डिलीवरी लॉजिस्टिक चलाने के लिए हो, यूज मी सब के लिए। इसको सही समझाने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है ना, जो सुबह शाम जूम के जरिए से आपको मिलने वाली है। और इसी से मुतालिक जो है नॉलेज के बारे में मुझे एक चीज आपको बतानी है। ये कहानी मुझे याद आ रही है, बड़ी जबरदस्त कहानी है। लेकिन आज लोग बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं सर, सच बता रहा हूँ। अगर बुरा लगे तो माफ करना। वो ना जूम में आते हैं, और ना अपने अपलाइन का फोन उठाते हैं, ना अपने अपलाइन से संपर्क करते हैं, बस अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं। ऐसे लोग बड़े खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे इतने जबरदस्त, इतने खतरनाक साबित होते हैं, जिस पर एक मुझे शेर याद आ रहा है, खुद ही मंजिल के तलबगार बने फिरते हैं, खुद ही मंजिल के तलबगार बने फिरते हैं, राह पूछे ना कभी फिर भी शिकवा करते हैं, राह पूछे ना कभी फिर भी शिकवा करते हैं। जो सीख लेते हैं जो सीख लेते हैं बड़ों से हुनर कामयाब, जो सीख लेते हैं बड़ों से हुनर कामयाब, वही तूफान में भी कश्ती को संभाल लेते हैं। अपलाइन से ना जो पूछे वही पीछे रह जाते हैं, अपलाइन से जो ना पूछे वही पीछे रह जाते हैं, सवाल करने वाले ही आखिर में कमाल पाते हैं। खुद तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, खुद तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हमने चाहा है जिसे उस पर ही मर मिटेंगे। इस पर एक जो है जबरदस्त एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पर क्या है कि एक कश्ती थी जिसके दो पार्ट थे। एक कश्ती थी जिसके दो पार्ट थे। ऊपर वाले पार्ट में कुछ लोग थे और नीचे वाले पार्ट में बहुत सारे लोग थे। जो ऊपर वाले पार्ट में जो लोग थे, उनके पास पीने वाला पानी था, पीने वाला पानी था, और नीचे वाले पार्ट वालों के पास पीने का पानी नहीं था। और उनको जब भी पानी की जरूरत होती, वो ऊपर वालों से लेना पड़ता, ऊपर वालों से लेते और वो इस्तेमाल करते। ऐसे ही चलता रहा।
बड़े मौजों को चीरती हुई समंदर के बीचों बीच कश्ती जा रही थी। अब बहुत दिनों से तो लेना शुरू कर दिया और काफी दिन हो गए लेते लेते। उसके बाद में नीचे वालों ने सोचा, क्यों हम बार बार उनसे पानी पूछने के लिए ऊपर चढ़े फिर पानी लाएं। इतना बड़ा समंदर है नीचे, क्यों ना यहीं पर कश्ती में सुराख कर दे, यहीं से पानी निकाल लें। तो सारे लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ख्याल है, क्यों हम उनसे पूछें। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया, कश्ती में खड्डा खोदना शुरू कर दिया। और खड्डा खोदते हुए वो ऊपर वाले भी देख रहे थे, ये ऊपर वाली भी देख रहे थे, उनको रोका नहीं। अरे क्यों खोदने दो, अरे यार हमें क्यों उनको फोन करें, क्यों हम उनको ये करें, ये भी सोचते हैं ना, अपलाइन की भी गलती होती है। तो वो खड्डा खोदना शुरू कर दे। धीरे 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 खड्डा गहरा होता गया होता गया होता गया, समंदर की तह में पहुंच गया, पानी ऊपर आने लगा। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, जब पानी ऊपर आने लगा, कश्ती में पानी भरने लगा, अब कुछ भी नहीं कर सकते, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हमने चाहा है जिसे उस पर ही मर मिटेंगे, है ना। तो यानी नीचे वाले भी डूब गए, ऊपर वाले भी डूब गए। आज ऐसी हो रहा है, अपलाइन की कोई कदर नहीं, ना अपलाइन का कॉल उठाते हैं, ना अपलाइन से बात करते हैं, खुद का दिमाग चलाते हैं। तो कोई नॉलेज लेना नहीं, कोई मीटिंग में आना नहीं, कोई जितना भी बोलो, बोलते हैं कि मैं बिजी था। क्या बिजी था, 24 घंटा बिजी, लेकिन जेब में जो है आठनी नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है, क्या कर रहा है, मैं बिजी हूँ। मेरे दोस्त, ये खुद भी डूबेंगे और वो सबको लेकर के डूबेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, जूम की बड़ी अहमियत होती है। दोस्तों, यूज मी ही क्यों, देखिए टाइम भी बहुत हो रहा है, बस 5 मिनट। अमेजॉन 11 साल से चल रहा है, 50 करोड़ इसके यूजर हैं। फ्लिपकार्ट 50 करोड़ यूजर रखता है। शॉप्सी 10 करोड़ यूजर हैं। मीशो 50 करोड़ यूजर हैं। फेसबुक जो 21 साल हो गए चलते चलते, 1,000 करोड़ उसके यूजर हैं। व्हाट्सएप 15 साल हो गए, 1,000 करोड़ यूजर हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन विदेशी हैं मेरे दोस्त, इसमें से कोई भी इंडियन नहीं है। और इसमें जो करोड़ों यूजर हैं, इन सबको हम जैसे और आप जैसों ने ही एक दूसरे दूसरे को प्रमोट करके बनाया है, जिसके लिए हमें आज तक 1 पैसा भी नहीं मिला है। मिला है क्या, 1 पैसा भी नहीं मिला। जबकि हमारे नेटवर्क से ये करोड़ों अरबों खरबों रोज कमा रहे हैं। जरा सोचिए, जरा मेहनत मेहनत किसकी, हमारी है। और मोटी कमाई कौन कमा रहा है, वो कमा रहे हैं। जरा इस बात को, ये लास्ट पॉइंट को बड़े गौर से सुने, अभी 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। अब यूजमी ने हमें वो मौका दिया है जो आज से पहले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के मालिक को अमीर बनाने के लिए हमने दिया था। ये सारी कंपनियों के 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 500, 1,000 करोड़ किसने बनाया, हमने बनाया ना, हमने और आपने, किसी ना किसी को रेकमेंड करके। अमेजॉन के मालिक बनने का मौका हमने दिया है ना। लेकिन आज हमें मीशो का मालिक, अमेजॉन का मालिक, फ्लिपकार्ट का मालिक जैसा कमाने का मौका यूजमी दे रहा है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहूंगा, आप जिसके हाथ में भी एंड्रॉयड मोबाइल देखो, उसको फ्री में यूजमी ज्वाइन कराना शुरू कर दो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री में करवाते जाओ। लेकिन एक बात रखो, रीसेलर फॉर्म भरवाना जरूर, समझाना उनको। सब सबको फ्री में ज्वाइन करवाते जाओ। जब हम सब मिलकर इन विदेश कंपनियों के 100 करोड़ से 1,000 करोड़ यूजर बना सकते हैं, तो क्या हम अपने लिए अगले 5 साल में 10 करोड़ यूजर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। जरा सोचिए, यूजमी आपको क्या देने जा रहा है। अगर आपने अपने लिए अगले 5 साल में 10 करोड़, बिल्कुल फ्री की बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ यूजर बना लिए, 5 साल की बात कर रहा हूँ अपने लिए, तो सोचे हमारे पोर्टल में मार्केट से सस्ते और 30% डिस्काउंट के हर प्रोडक्ट, सुई से लेकर के हाथी तक, हवाई जहाज तक, हर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो सोचिए जरा, 5 करोड़
10 करोड़ हमारे यूजर हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई बड़ा आइटम खरीद रहा है, किसी से 200 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 500 रुपए, किसी से 10 रुपए। सब छोड़ो, अगर 1% भी परचेस होती है, 10 करोड़ का 1% कितना होता है? 10 करोड़ का 1%, अगर मेरा मैथ सही है तो 10 लाख होते हैं। 10 लाख, 10 लाख लोग क्या रोज खरीदेंगे? नहीं। 10 करोड़ में से क्या 1% रोजाना खरीदारी नहीं होगी? बिल्कुल खरीदारी होगी। और ये खरीदारी किसकी हो रही है? आपकी टीम की हो रही है। और उनसे 200, 500, 1000 रुपए नहीं, 1 रुपया भी अगर वो देता है तो रोजाना आप 10 लाख रुपए कमाएंगे, वो भी फ्री ज्वाइनिंग से। ये है पावर यूज मी का। ये है पावर यूज मी का। आप इधर उधर घिसे पिटे प्लानों के पीछे घूम रहे हो, खुद भी बर्बाद हो रहे हो, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन माफ करना दोस्त, यही सही है। यही आज हो रहा है। यूज मी को समझिए, रोजाना मीटिंग में आइए। वक्त भी काफी हो रहा है। बस मैं इसी के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी को जो है